नमस्कार, कौन बनेगा मुख्यमंत्री के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आइए शो की शुरुआत करते हैं। हरियाणा हॉट है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछ चुकी है। बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दलों में चुनावी रणनीति, उम्मीदवारों के नाम को लेकर मंथन जारी है। हरियाणा की बड़ी हलचल से जुड़ी ये दो तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं। एक और बीजेपी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आज आने की संभावना, और दूसरी तरफ कांग्रेस की भी हरियाणा को लेकर बड़ी बैठक। और माना यह जा रहा है कांग्रेस की इस बैठक में आम आदमी पार्टी से कांग्रेस का गठबंधन, सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा की जाएगी और इस पर क्या मोहर लगेगी, इसी का इंतजार है। तो हरियाणा का दंगल, सवाल ये किसका होगा मंगल। 5 अक्टूबर हरियाणा में वोटिंग होगी, 8 अक्टूबर नतीजे आएंगे और इसी को लेकर ये कवायद जिसमें जुटे हुई राजनीतिक पार्टियां नजर आ रही हैं। बीजेपी कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम वाली पहली लिस्ट बीजेपी की तरफ से आज जारी की जा सकती है। कांग्रेस के भीतर फिलहाल मंथन इस बात को लेकर चल रहा है, आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन, और अगर गठबंधन होता है तो किन शर्तों के साथ। इस बीच हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर जानिए आप। हरियाणा को लेकर आज शाम तक बीजेपी उम्मीदवारों के नाम वाली पहली लिस्ट जारी कर सकती है। बीजेपी की ये जो पहली लिस्ट है, इसमें 30 से 40 उम्मीदवारों के नाम हो सकते हैं। इतना ही नहीं, एबीपी न्यूज पर बीजेपी की पहली लिस्ट के जो संभावित चेहरे हैं उसके बारे में भी अब मैं आपको बताने जा रही हूं। इसमें मुख्यमंत्री जो है फिलहाल हरियाणा के नायब सिंह सैनी, उनका नाम और सीट जिससे वो चुनाव मैदान में उतरेंगे उसको लेकर बड़ी जानकारी एबीपी न्यूज पर हम आपको दे रहे हैं। लाडवा से नायब सिंह सैनी उम्मीदवार हो सकते हैं। अंबाला कैंट से अनिल विज को फिर से टिकट दिया जा सकता है। फरीदाबाद ओल्ड से विपुल गोयल को टिकट मिलना संभावित माना जा रहा है। बल्लभगढ़ से मूलचंद शर्मा बीजेपी के उम्मीदवार हो सकते हैं। जींद से महिपाल डांडा जो हैं उनका टिकट बन सकता है। पानीपत से प्रमोद विज का नाम सामने आ रहा है। नागल से चौधरी अभय सिंह यादव को बीजेपी टिकट दे सकती है। तो ये वो संभावित उम्मीदवारों के नाम और इनकी सीटों को लेकर जो चर्चा इस समय चल रही है, एबीपी न्यूज उसके बारे में आपको जानकारी दे रहा है। इतना ही नहीं, पहली लिस्ट में 30 से 40 उम्मीदवारों के नाम सामने आ सकते हैं। तो देखिए, नेताओं के परिवार को टिकट को लेकर जिस तरीके की सियासी सुगबुगाहट है, उस पर हरियाणा बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं उनका बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं बेटा बेटी को टिकट पर केंद्रीय नेतृत्व ही फैसला करेगा। ये कहना है हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बडोली का। इतना ही नहीं, वो कह रहे हैं हर पहलू पर गौर करने के बाद ही टिकट को लेकर कोई फैसला लिया जाएगा। सुनाते हैं आपको उनसे खास बातचीत। मोहनलाल बडौली हैं, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हैं। लगातार मंथन हो रहा है, मीटिंग्स हो रही हैं बीजेपी के अंदर भी। टिकटों को लेकर बड़ी बातचीत चली है बडौली साहब की। बीजेपी के अंदर कुछ स्थापित नेता जो हैं वो अपने किन्स को जो हैं, बच्चों को टिकट जो हैं उनके लिए लॉबिंग भी कर रहे हैं। चाहे आरती राव के टिकट की बात है, चाहे आपके नए राज्यसभा मेंबर बने हैं उनकी बेटी की बात है, और भी बहुत सारे लीडर हैं। बीजेपी तो हमेशा परिवारवाद के खिलाफ जो है आवाज़ उठाती रही है केंद्रीय नेतृत्व पर। इस बार क्या हरियाणा में वो जो रूल है वो थोड़ा नरम किया जाएगा? ये आपके चैनल के माध्यम से ये सारी चीज़ें हमने भी देखने को मिलती हैं, और इस प्रकार का हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व वही अंतिम फैसला करेगा, और राष्ट्रीय नेतृत्व सब विषय पर ध्यान रखते हुए फैसला करेगा। और वहीं हरियाणा में रूठे हुए बीजेपी नेताओं की नाराजगी को दूर करने का सिलसिला भी बताया जा रहा है शुरू हो गया है। बीजेपी के नेता हरियाणा के पूर्व मंत्री राव नरबीर सिंह, फिलहाल उनकी भी मान मुनव्वल कर ली गई। अमित शाह से मुलाकात के बाद अब राव नरबीर सिंह के तेवर जो हैं वो कुछ नरम पड़ गए हैं। एबीपी न्यूज ने राव नरबीर सिंह से खास बातचीत की है और इसी को लेकर तस्वीर ये साफ हो रही है कि शाह से मुलाकात के बाद अब राव नरबीर के तेवर नरम पड़ गए हैं। कहा तो इससे पहले राव नरबीर की तरफ से कहा जा रहा था हरियाणा में 2 पार्टियां हैं, अगर एक से टिकट नहीं मिलेगा तो दूसरे से चुनाव लड़ लूंगा, निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ूंगा, किसी दूसरी पार्टी का दामन थाम लूंगा। और अब कल अमित शाह से राव नरबीर सिंह की मुलाकात हो गई है। इसके बाद एबीपी न्यूज से बोले राव नरबीर सिंह, विधानसभा से टिकट फाइनल वो मान रहे हैं अपना। बादशाहपुर से कांग्रेस में जाने की खबरों को राव नरबीर ने अब अफवाह बता दिया। सोशल मीडिया पर लगातार कुछ फोटोज वायरल हो रही हैं जिसके अंदर पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर राव नरबीर सिंह अमित शाह से मुलाकात करते नजर आ रहे हैं। इस मुलाकात में क्या कुछ रहा और क्यों ये मुलाकात हुई थी वो जानने के लिए आज हम के पास पहुंचे हैं। नेताजी, कल आपने अमित शाह जी से मुलाकात की थी,
क्या कुछ इस मुलाकात में रहा, और बताया जा रहा है कि जो टिकट है बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र की उसको हरी झंडी दिखा दी गई, जरा बता दीजिए। नहीं, बादशाहपुर से हरी झंडी तो क्या, मुझे पूरा विश्वास है कि नेतृत्व मेरे हक में फैसला करेगा। और राजनीतिक चर्चा होती है जब चुनाव समय आता है, तो विकास की बात तो उस समय होती नहीं। उस समय तो राजनीतिक चर्चा होती है, कौन कहाँ से जीत सकता है, कौन प्रत्याशी कैसा होगा, तो उस बारे में चर्चा हुई। और मुझे उम्मीद है कि आज लिस्ट आएगी और उसमें बादशाहपुर से राव नरवीर का नाम आएगा। कई जगह कई पार्टियों के साथ आपका नाम जोड़ा जा रहा था कि आप कांग्रेस से चुनाव लड़ सकते हैं, आप निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि निर्दलीय को लेकर के आप हमेशा मना करते रहे, मगर कल भी ये बात सामने आ रही थी कि आप कांग्रेस में जा सकते हैं, और आपके लोगों ने कहा कि नहीं, भाजपा के अंदर हमें अभी हैं। इस तरीके की बातें जो लगातार उड़ रही थी कि क्यों ये सामने आ रही थी? कभी ऐसा तो नहीं था कि कांग्रेस में आप जाने वाले थे, रोका गया है आपको टिकट देकर? राजनीति में चर्चाएं चलती रहनी चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी में था, भारतीय जनता पार्टी में, और भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ूंगा। और वो आदमी का जिसकी चर्चाएं ना चले, तो राजनीति में चर्चाएं जरूर चलनी चाहिए। तो वैसे में टिकट का माना जा रहा है कि आपको टिकट मिल रही है, तो अब क्या प्राथमिकताएं हैं आपकी? और आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस समय मौजूद हैं। कांग्रेस के भीतर क्या चल रहा है, हर हलचल तक आप तक पहुंचाने के लिए जैनेंद्र हमारे साथ मौजूद है, और साथ ही बीजेपी खेमे से जुड़ी हर खबर विस्तार से आप तक पहुंचाने का काम लगातार नीरज पांडे कर रहे हैं। तो पहले नीरज का ही रुख कर लेते हैं और जानते हैं नीरज से राव नरवीर की नाराजगी की खबर अभी 2 दिन पहले हमने दिखाई, और अब अमित शाह से मुलाकात, और राव नरवीर खुद को किस तरीके से बीजेपी का सच्चा सिपाही बता रहे हैं, ये भी दर्शकों ने सुन लिया। तो कुल मिलाकर हरियाणा में जो भी खामियां हैं उसी को दूर करती हुई बीजेपी यहां पर नजर आ रही है चुनाव से पहले। नीरज। रोमाना, दरअसल भारतीय जनता पार्टी भी जानती है कि यदि पार्टी के अंदर इस तरह की बगावत और इस तरह की बातें सामने आएंगी तो पार्टी का नुकसान होगा। विधानसभा चुनाव में पार्टी एकजुटता दिखाना चाहती है, मजबूती दिखाना चाहती है, और उसके लिए ज़रूरी कि सभी जो नेता हैं उनको चुप रखा जाए और उनको पार्टी में अनुशासन का जो पाठ है वो पढ़ाया जाए। और यही कारण है कि जब राव नरवीर सिंह ने बयान दिया, उसके बाद तुरंत राव नरवीर को अमित शाह ने तलब किया। अमित शाह ने क्या बातें हुई उस कमरे में, क्या नहीं, ये मुझे नहीं मालूम। एबीपी न्यूज़ ने ही इस खबर को सबसे पहले बताया दुनिया को कि राव नरवीर के जो तेवर है वो नरम पड़ गए हैं, क्योंकि उनकी मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के संगठन के सबसे बड़े नेता अमित शाह से हो गई है। और अमित शाह से मुलाकात के बाद उनके बयान आपने सुन ही लिए। ऐसे ही कई और मसले हैं, चाहे वो राव इंद्रजीत सिंह का मसला हो या दूसरे नेताओं का मसला हो, उन सभी मसलों को अमित शाह ने पिछले 1 हफ्ते में बहुत सारी चीज़ों में बातचीत करके टैकल किया है। और मुझे लगता आप है रहिए हमारे साथ में, लौटूंगी नीरज पांडे आपके पास। बड़ी बात नीरज कह रहे हैं कि देखिए किस तरीके से राव नरवीर सिंह यहां पर अब उनको मना लिया गया, और इसी तरीके से जो भी कहीं ना कहीं सुगबुगाहट बीजेपी के भीतर से उठ रही है, उस सुगबुगाहट को शांत कर और पार्टी को एकजुट करके चुनाव के लिए तैयार करने में जुटा हुआ है आला नेतृत्व। और इस बीच हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन के आसार हैं या नहीं, इसी को लेकर लगातार जो चर्चाओं का दौर चल रहा है। आज कांग्रेस और आम आदमी पार्टी नेताओं की एक बैठक है हरियाणा में सीट शेयरिंग को लेकर। बताया जा रहा है कि इस बैठक में मंथन होगा। सीट बंटवारे पर चर्चा के लिए कांग्रेस ने कमेटी बना दी है। इसमें अजय माकन, दीपक बाबरिया, भूपेंद्र हुड्डा शामिल हैं। केसी वेणुगोपाल सीट शेयरिंग की निगरानी करेंगे। आम आदमी पार्टी की तरफ से अगर बात की जाए तो संदीप पाठक, राघव चड्ढा, ये 2 नेता कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठकर चर्चा करेंगे। तो कांग्रेस से गठबंधन पर आम आदमी पार्टी की तरफ से एक बयान भी सामने आया है। 2 से 3 दिन में फॉर्मूला जो है वो साफ हो जाएगा, ये कहना है संजय सिंह का। हमारी सभी सीटों पर पूरी तैयारी है, ये संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद का बयान सामने आया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन होगा कि नहीं ये तो अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन कांग्रेस ने इसको लेकर एक कमेटी बना दी है जो बातचीत करेगी और तय करेगी कि कितनी सीटें आम आदमी पार्टी को दी जा सकती है। इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह है। संजय जी, कांग्रेस ने तो कमेटी बना दी है, क्या आपकी भी कोई कमेटी बनी? देखिए, ऐसा है कि आम आदमी पार्टी के बारे में मैंने कल भी बताया था, और किसी भी दल में एक संगठन के फैसले लेने की प्रक्रिया होती है। आपके स्टेट के इंचार्ज होते हैं, प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, और भी नेता होते हैं, उनको इन्वॉल्व करके कोई फैसला होता है। तो हरियाणा के संबंध में जो भी फैसला होगा, 1-2 दिन का इंतजार कीजिए, आपको पता चल जाएगा हम 90 पे लड़ रहे हैं कि 9 पे लड़ रहे हैं। बातचीत चल रही है अभी? मैंने तो कल भी एक बात कहा था, लोकतंत्र में बातचीत तो चलती रहती है, उससे क्या फर्क पड़ता है।
लेकिन फैसला होता है सारी परिस्थितियों पर बातचीत करने के बाद। बातचीत में ये भी सुनने में मिल रहा है कि आप 10 मांग रहे हैं, वो 7 देने को तैयार हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी स्थिति मजबूत है, आपको इतनी ज़्यादा सीटें नहीं दे सकते हैं। तो क्या 10 सीटों पर आम आदमी पार्टी राजी हो जाएगी चुनाव लड़ने? देखिए, ऐसा है कि ये आप लोगों की अपनी खबरें हैं, मैं इस पर कोई प्रतिक्रिया इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि मैं संगठन से बंधा हुआ आदमी हूं, और इसीलिए मैं कह रहा हूं आपको 1-2 दिन प्रतीक्षा कीजिए, जो फैसला होगा आपके सामने होगा। 90 पे लड़ेंगे कि 10 पे लड़ेंगे कि 7 पे लड़ेंगे, ये आपको पता चल जाएगा। पार्टी ने कोई फॉर्मूला तो तैयार किया होगा, कितनी सीटों पर आप कम से कम चुनाव लड़ने की कोशिश? देखिए, अगर आप आज की तारीख में हमसे पूछेंगे, हमने पूरे हरियाणा के अंदर रैलियां की हैं, सभाएं की हैं, तो मैं फिर दोहरा रहा हूं आपको कि आप इंतजार कीजिए, प्रतीक्षा कीजिए। ये संभावना हरियाणा हॉट है, सियासी खबरें हरियाणा से जुड़ी आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इस बीच सीधे आपको लेकर चलते हैं जम्मू कश्मीर, जहां विधानसभा चुनाव होना है और राहुल गांधी इस समय जम्मू में मौजूद हैं, रामबन में मौजूद हैं और वहां चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। डालेगी कि जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड देना ही होगा। यहां पे हम सब जानते हैं कि बिजली के प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, मगर सच्चाई है कि बिजली के प्रोजेक्ट्स का फायदा आपको नहीं मिलता है। कहा गया है कि प्रोजेक्ट के 5 किलोमीटर रेडियस में आप लोगों को बिजली मिलेगी, फ्री में बिजली मिलेगी, मगर वो नहीं हो रहा है। और बिजली के प्रोजेक्ट्स का फायदा आप लोगों को मिलना चाहिए, स्टेटहुड मिलेगा, चुनाव में हम जीतेंगे तो ये काम हम आपके लिए करके देंगे। आप देश के लोगों को बिजली दे रहे हो और आपके जेब में से बिजली का पैसा लिया जा रहा है, छीना जा रहा है, ज्यादा रेट देते हो आप, ये अन्याय है, इसको हम ठीक करेंगे। भाइयों और बहनों, पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी ने बेरोजगारी फैलाई है। पता नहीं आपने अदानी जी का नाम सुना है? सुना है? हां, मोदी जी के मित्र हैं। पार्लियामेंट में मुझे कहा, आप देखिए, पार्लियामेंट में मुझे कहा कि पार्लियामेंट में मैं अदानी और अंबानी का नाम नहीं ले सकता। तो मैंने कहा ठीक है, नाम नहीं ले सकता तो कुछ तो कहना पड़ेगा। तो A1 A2 नाम दिया मैंने उनको, हम दो हमारे दो, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अंबानी, अदानी, इनकी सरकार चल रही है। और अगर कोई छोटा काम करता है, मजदूरी करता है, छोटा बिजनेस चलाता है, होटल चलाता है, टूरिज्म का बिजनेस चलाता है, तो उसके लिए नरेंद्र मोदी जी जीएसटी लाते हैं, नोटबंदी कराते हैं और बैंक के दरवाजे बंद कर देते हैं। और पूरी की पूरी सरकार इन 2 अरबपतियों के लिए चलाई जा रही है। ये मैं आपको कहता हूं कि अगर आप देखेंगे तो ये जो आपसे स्टेटहुड छीना गया है, इसका भी लक्ष्य उन्हीं 2 अरबपतियों की मदद करने का है। और जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, जो व्यापारी हैं, जो इस प्रदेश को, इस देश को रोजगार देते हैं, चाहे वो टूरिज्म की बात हो, हैंडीक्राफ्ट की बात हो, उन सबको ये दबा कर रखते हैं। जो हालत देश में है, उससे खराब हालत जम्मू कश्मीर में है। देश से ज्यादा बेरोजगारी यहां जम्मू कश्मीर में। और ये उल्टी सीधी बात करते हैं। कभी नरेंद्र मोदी समुद्र के नीचे चले जाते हैं, कभी हवाई जहाज में उड़ते हैं, कभी किसी नेता से गले लग जाते हैं,
मगर बेरोजगारी के बारे में इन्होंने कुछ नहीं किया है। तो यहां हमारे एक युवा नेता हैं, एक बात मानकर चलो, यहां पर कांग्रेस पार्टी की अलायंस की सरकार आ रही है। ये निश्चित है, ये होने जा रहा है। और हमारा पहला काम, हमने नेशनल मैनिफेस्टो में कहा और मैं यहां भी कह रहा हूं, जो भी सरकारी वैकेंसीज हैं उनको हम भरेंगे और एज को हम 40 साल तक एक्सटेंड कर देंगे। जो डेली वेज का काम करते हैं उनको हम रेगुलराइज करेंगे, परमानेंट करेंगे और उनकी जो आमदनी है उसको हम बढ़ाएंगे। राहुल गांधी को आप सुन रहे थे जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए रामबन में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए और सीधे निशाना पर मोदी सरकार को लेते हुए बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर। आगे बढ़ूंगी, एक बार फिर से जरा बात हरियाणा की करते हैं। विधानसभा चुनाव हरियाणा में भी होना है और हरियाणा में जो हलचल है वो काफी हाई है। दरअसल राहुल गांधी से मुलाकात की है विनेश फोगाट ने, बजरंग पूनिया ने। राहुल गांधी के आवास पर दोनों पहुंचे थे और दोनों की वहीं पर राहुल गांधी से मुलाकात हुई। बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, दोनों को कांग्रेस इन विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बना सकती है, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। चरखी दादरी से विनेश फोगाट जो हैं वो चुनाव मैदान में उतर सकती हैं, सूत्र ये बता रहे हैं। और वहीं बजरंग पूनिया बादली से कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेंद्र इस समय मौजूद हैं। जैनेंद्र, ये दो खिलाड़ी और इन खिलाड़ियों पर इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से दांव लगाया जा सकता है क्या? बात बन गई है? बिल्कुल रोमाना, सूत्रों का यही कहना है कि बात बन गई है। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया दोनों को कांग्रेस टिकट दे सकती है। विनेश फोगाट को चरखी दादरी जो उनके मायके की सीट है और जुलाना जो उनके ससुराल की सीट है, इन दोनों में से किसी एक सीट से उतारा जा सकता है। ज्यादा संभावना चरखी दादरी सीट की है। वहीं बजरंग पूनिया को बादली सीट से उतारा जा सकता है। बादली सीट पर फिलहाल कांग्रेस के सिटिंग विधायक हैं कुलदीप वत्स, हो सकता है कि उनका टिकट कटे और वहां से बजरंग पूनिया को मौका मिले। जम्मू कश्मीर निकलने से पहले राहुल गांधी ने इन दोनों ही खिलाड़ियों से 10 जनपद पर मुलाकात की है। सूत्रों ने हमें यह बताया है कि राहुल गांधी का सुझाव था विनेश को कि आप इस बार चुनाव मत लड़िए, चूंकि ओलंपिक से वो काफी के दौरान उन्होंने काफी तनाव झेला, चुनाव में भी काफी तनाव होता है, लेकिन विनेश ने चुनाव लड़ने की इच्छा जताई। राहुल चाहते थे कि केवल बजरंग चुनाव लड़े, लेकिन सूत्रों का कहना है कि बजरंग और विनेश दोनों को कांग्रेस जो है वो चुनावी अखाड़े में उतारने जा रही है। और रोमाना, जाहिर है पहले से ही जो रुझान है कांग्रेस के पक्ष में हरियाणा में नजर आ रहा है। इन दोनों खिलाड़ियों के प्रति एक सहानुभूति भी है। जिस तरीके से बजरंग और विनेश ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जंतर मंतर पर मोर्चा खोला था महिला पहलवानों के मामले को लेकर के, और इसके बाद यही महत्वपूर्ण हो जाता है जैनेंद्र कि एक तो वो महिला पहलवानों के हक की जो लड़ाई सड़क पर बैठकर लड़ी केंद्र सरकार के खिलाफ, और साथ ही साथ जो किसान आंदोलन था उसमें भी किसानों के समर्थन में खुलकर जिस तरीके से ये लोग अपना समर्थन देते रहे। तो कुल मिलाकर ये दोनों सिर्फ खिलाड़ी नहीं बल्कि केंद्र सरकार के धुर विरोधी के तौर पर भी एक पहचान रखते हैं। जैनेंद्र, बिल्कुल रोमाना, और साफ तौर पर दोनों ने अपनी लीडरशिप क्वालिटी दिखाई। जंतर मंतर पर एक लंबा संघर्ष उन्होंने किया और इसके अलावा किसान मूवमेंट को भी लगातार सपोर्ट किया। अभी शंभू बॉर्डर पर विनेश पहुंची भी थी जब 200 दिन वहां पर मोर्चे का पूरा हुआ है। तो दोनों की हरियाणा में जो है काफी एक अच्छी छवि बन गई है, एक अच्छी पहचान, मजबूत पहचान बन गई है खासतौर पर युवाओं में, और विनेश के साथ तो सहानुभूति भी है। तो ऐसे में कांग्रेस को निश्चित तौर पर लगता है कि दोनों को उतारने से लाभ होगा, न सिर्फ उन दोनों सीटों पर बल्कि पूरे हरियाणा में, और एक बड़ा मौका होगा बीजेपी और खासतौर पे केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी के, उनको घेरने में कांग्रेस को मदद मिलेगी। तो दोनों को ही चुनावी मैदान में उतारने का फैसला हो गया है। जानकारी के लिए आइए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के बाद अब जरा उत्तर प्रदेश की बात कर लें। यूपी की सियासत से बड़ी खबर सामने आई। योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग का सिलसिला। जी, अखिलेश यादव ने बुलडोजर वाला बयान दिया था जिस पर योगी आदित्यनाथ की तरफ से अब पलटवार किया गया है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं जिसके भीतर क्षमता है वही बुलडोजर चला सकता है। बुलडोजर चलाने के लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए, यह कहना है योगी आदित्यनाथ का। दरअसल अखिलेश यादव की तरफ से पहले बयान दिया गया था कि बुलडोजर का रुख जो है वो गोरखपुर की तरफ करने को कहा था उन्होंने। अखिलेश यादव ने कहा था कि 2027 में उनकी सरकार बनेगी तो फिर बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ कर देंगे।
जिस पर योगी आदित्यनाथ ने पलटवार करते हुए कहा कि 2017 के पहले जो लोग प्रदेश में लूट खसोट मचाते थे, आज उनके सपनों पर फिर चुका है पानी। और टीपू भी सुल्तान बनने तब चले थे, लेकिन अब हकीकत सामने है। आज ये लोग फिर से अपना रंग और रोगन बदल करके फिर नए रूप में आपके सामने प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए फिर से आना चाहते हैं। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए, दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। ये भी हम इस बात के लिए आश्वस्त करते हैं प्रदेश के युवाओं को कि उनकी योग्यता और क्षमता के सामने अगर कोई बैरियर बनेगा, उस बैरियर को हटाएंगे, उस बैरियर को तोड़ेंगे। और जो लोग फिर भी बेईमानी और भ्रष्टाचार फैलाएंगे तो उनकी संपत्ति को कुड़क करके गरीबों में वितरित करने का काम भी करेंगे, कोई गुरेज नहीं करेंगे। 2017 के पहले जो लोग प्रदेश में लूट खसोट मचाए थे, आज जब उनके सपनों पर पानी फिर चुका है तो अब टीपू भी चले सुल्तान बनने। सपना देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं। आपने देखा होगा ना, आज से 8-10 वर्ष पहले एक धारावाहिक आया था, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। सपना देखना, वैसे भी इन लोगों को सपने ही दिखाई देते हैं। सपने देखने की इन लोगों की आदत रही है। तो सुना आपने अखिलेश यादव के बुलडोजर वाले बयान पर योगी आदित्यनाथ ने किस तरीके से जोरदार पलटवार किया। लेकिन योगी सिर्फ इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने 2017 के पहले यानी समाजवादी पार्टी के राज में लूट खसोट का आरोप भी लगाया और उस माहौल की तुलना इन दिनों फैले आदमखोर भेड़िए के आतंक तक से कर दी है। अखिलेश यादव पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आदमखोर भेड़िए उत्पात आज मचा रहे हैं और 2017 से पहले इन लोगों ने वसूली से तबाही मचा दी थी। चाचा भतीजा सब वसूली पर निकल जाते थे। ये कहना है योगी आदित्यनाथ का। करारा वार समाजवादी पार्टी, करारा वार अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, सब पर योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया। कुछ आदमखोर भेड़िया प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में उत्पात मचा रहे हैं और कमोबेश यही स्थिति 2017 के पहले प्रदेश की थी। ये लोग उस समय कितनी तबाही मचाए हुए थे, किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इनके भी एरिया बटे हुए थे वसूली के, कहीं चाचा, कहीं भतीजे। महाभारत के सारे रिश्ते थे, सारे रिश्ते फेल हो जाएगा। महाभारत का दूसरा दृश्य वहां देखने को मिलता था और वही दृश्य उस समय भी देखने को मिलता था। सीधे रुख करते हैं। आप देख रहे हैं वीरेश पांडे इस समय हमारे साथ मौजूद हैं और वीरेश जो है आपको बेहतर तरीके से बताएंगे कि सियासत में इस तरीके के तीखे बयान जब चुनाव का वक्त होता है और ऐसे में ये जो सियासी आर पार छिड़ा हुआ है, अखिलेश यादव एक तरफ से मोर्चा संभाले हुए हैं, दूसरी तरफ से योगी आदित्यनाथ मोर्चा संभाले हुए हैं। कुल मिलाकर वीरेश पांडे, ये उपचुनाव को देखते हुए जमीन तैयार हो रही है। तात्कालिक तौर पर यह उपचुनाव का प्रभाव है और उसके बाद से अगर हम समग्रता में देखें तो ये 27वें कुर्सी के लिए जंग की शुरुआत है। और गोरखपुर के जिला पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि महंगाई, भ्रष्टाचार से अपनी नजर बचाने के लिए, लोगों की नजर न पड़े, इसलिए योगी आदित्यनाथ बुलडोजर का मुंह हर जगह आगे बढ़ाते हैं। लेकिन संभल जाएं योगी आदित्यनाथ, जब हमारी 27 में सरकार आएगी तो सारे बुलडोजर गोरखपुर की तरफ मुखातिब होंगे और हर वो इमारत गिरेगी, ढहाई जाएगी। लेकिन करारा जवाब दिया योगी आदित्यनाथ ने, कहा कि दिल चाहिए, दिमाग चाहिए, क्षमता चाहिए, तब बुलडोजर चलता है। और बुलडोजर चलाने के लिए इन जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमारे पास है, योगी आदित्यनाथ के पास है। उससे भी बड़ी बात है कि हमारे मुख्यमंत्री कहने को योगी हैं कि कभी कभी बायोलॉजिस्ट भी बन जाते हैं। अब उस बहस में मैं नहीं जाऊंगा कि बायोलॉजिकल वाली बहस में जाऊं कि ना जाऊं, कि बायोलॉजिकल हैं आप कि नहीं बायोलॉजिकल हैं।
हमारे मुख्यमंत्री जी को चिंता है डीएनए की, उन्हें बहुत चिंता है डीएनए की। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि शायद किसी दिन वो जो पावर प्लांट है उनका नाम बोलेंगे। वो आज भी पावर प्लांट का नाम नहीं ले पा रहे हैं, और मैं दावे के साथ कहता हूं वो डीएनए तो बोल सकते हैं, लेकिन डीएनए का फुल फॉर्म नहीं बोल सकते। इसलिए डीएनए को बोलने से पहले कि समाजवादियों के डीएनए में क्या है, कम से कम डीएनए का फुल फॉर्म तो बता दें। और जहां तक बुलडोजर का सवाल है, सोचो कैसा न्यायालय का बुलडोजर चला, क्या बुलडोजर नहीं चल सकता। जो लोग बुलडोजर लेकर के डराते थे, जगह जगह लोगों के घर गिराते थे, क्या मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है? अगर नक्शा ही सवाल है तो सरकार ये बताए क्या मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है, और कब पास हुआ था ये भी बता दें, कागज दिखा दें उसके। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जानबूझ करके जिनसे आपको बदला लेना था, नीचा दिखाना था, और अपनी सरकार की ताकत पर, अहंकार पर आपने जानबूझ करके बुलडोजर चलाए, जिसका परिणाम ये है कि हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि बुलडोजर संवैधानिक नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और कल ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बुलडोजर नहीं चल सकता है। तो क्या अभी तक जो बुलडोजर चल रहा था उसके लिए सरकार माफी मांगेगी कि नहीं मांगेगी? और जहां तक दिल और दिमाग, हमारे पत्रकार साथी आपको सबको पता है, ये कोई पहली बार बात नहीं मैं कह रहा हूं, और फिर कहता हूं, बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होता है उसमें, स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे, या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दें। और बुलडोजर जो है, जिनके लिए बुलडोजर बल व नाइंसाफी का प्रतीक है, मैं उन्हीं को बुलडोजर की मुबारकबाद देना चाहता हूं। देखिए मुख्यमंत्री जी न खुद सोते हैं चैन से इधर परिणाम के बाद, और न किसी अधिकारी को सोने दे रहे हैं। अखिलेश जी, ये भी मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जैसे भेड़िए का इस वक्त आतंक है, 2017 से पहले चाचा भतीजों का आतंक था। देखिए आप उलझो मत, आप बिल्कुल मत मानिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि अखबार मीडिया भी थोड़ा बाइज्ड है। 46 में 56 क्यों नहीं पूछा आपने? वो तो सदन की बात है, ये तो सदन की बात है। 46 में 56, हम तो आप ही लोगों से कहेंगे कम से कम उन्हीं से पूछिए कि 46 में 56 वाली सूची कब आएगी, आएगी कभी कि नहीं आएगी। और फिर जहां तक माफियाओं की बात है, पुराने रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, किसी और को भी माफिया कहा जाता था। किस बात के लिए सपने देख रहे हैं? जो बात ये कहते हैं कि 2017 के पहले प्रदेश में लूट थी, यही तो कहते हैं। अभी जो बयान आ रहा है कि 2017 से पहले लूट थी, क्या उस समय भी मुख्यमंत्री जी शामिल थे उस लूट में? वो ये भी कहते हैं नौकरी के नाम पर वसूली होती थी।
तो आज के अधिकारी कर्मचारी जो मुख्यमंत्री को आरोप लगा रहे हैं, जिन पे आरोप लगा रहे हैं अधिकारियों पर, क्या वो अधिकारी और कर्मचारियों से माफ़ी मांगेंगे? क्या ऐसा तो नहीं है कि वो अधिकारी कर्मचारी उनके आसपास ही घूम रहे हों? तो इसमें क्या गलत कहा? इसमें गलत क्या कहा? नहीं, अवैध क्या है? नहीं, अवैध क्या है? ये कौन तय करेगा? इंस्टीट्यूशन तय करेगी ना। तो मैंने आपसे कहा कि सरकार अपने हिसाब तय करती है, इंस्टीट्यूशन नहीं तय करती है। बीजेपी तय करती है कौन सा लीगल, कौन सा इलीगल है। उसमें भी आप सेलेक्टिव हैं। आप लखनऊ में चले जाइए, मैं तो आपसे कहता हूँ कहीं और मत जाइए। मैं एक याद दिलाता हूँ आप लखनऊ का, जो लोग कह रहे हैं हसीन सपना या जो भी बातें कह रहे हैं, आपको याद होगा लखनऊ के एक बिना नक्शा पास किए होटल में आग लग गई थी, कुछ लोगों की जान चली गई थी। और उस समय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 24 घंटे तब होंगे जब बुलडोजर चल जाएगा। मैं जानना चाहता हूं और प्रदेश की जनता को याद होगा, और प्रदेश की जनता और आप लोग भी जानना चाहेंगे कि आखिरकार क्या बुलडोजर की चाबी खो गई? आपको याद है कि नहीं याद है? और एलडीए में जाइए, आप एलडीए में जाइए और सूची निकलवाइए कि इलीगल बिल्डिंग्स किसकी हैं। ये मौका मिला है कि जितनी भी एलडीए की इलीगल बिल्डिंग हैं, आप क्यों नहीं बुलडोजर चला रहे हो वहाँ पर? आप अकबर नगर में तो बुलडोजर चला रहे हैं, आप नाले पर रिवर फ्रंट बनाने के लिए तो चला रहे हैं, लेकिन जब आपका बुलडोजर आगे चलता है तो क्या कारण है कि बुलडोजर का डीजल या पेट्रोल खत्म हो जाता है? और फिर आपने देखा नहीं एक फ्रस्ट्रेटेड अधिकारी को किस तरीके से एक व्यापारी के सर पे सर मार दिया था। आखिर वो अधिकारी फ्रस्ट्रेटेड क्यों था? इस बात के लिए आपको जानना चाहिए कि आखिरकार फ्रस्ट्रेटेड क्यों था वो। फ्रस्ट्रेटेड इसलिए था कि उस पर दबाव था, लोग पैसे मांग रहे थे अधिकारी से, अधिकारी पैसे के दबाव में उससे पैसे मांगे जा रहे होंगे। आपको इस बात पे जानना चाहिए कि एक अधिकारी सोचो किसी के सर मार दे, कितना फ्रस्ट्रेटेड रहा होगा। तो इसलिए सवाल ये नहीं है कि दिल और दिमाग, मैंने आपसे कहा कि बुलडोजर पे कोई दिल और दिमाग नहीं होता, ये कैमरे पे भी दिल और दिमाग नहीं होता, जब आप चलाते हो तब कैमरा चलता है। उपचुनाव में सभी सीटें 10 की 10 उत्तर प्रदेश की जनता इंडिया गठबंधन और पीडीए को जिताने जा रही है। ये कितना भी भटक लें, कितना भी, और देखिए जो भाई आप आग मत लगाओ। 50-50 तो बिस्किट आता है। अरे इधर उधर मत भागो, पहले एक इधर उधर मत भागो। देखिए ये उपचुनाव आपको मैंने सूची दे करके बताया पार्टी कार्यालय से, और चुनाव आयोग को भी इस बात की शिकायत की कि तैयारी ये हो रही है कि वहाँ पर विशेष जाति धर्म के लोगों को कोई भी पोस्टिंग न दी जाए। यही तो हम डे 1 से कहते आ रहे हैं कि संविधान खतरे में है, संविधान से दिए हुए अधिकारों को छीना जा रहा है, संविधान जिन अधिकारों हक की बात कर रहा है उनको छीना जा रहा है। सोचिए, कहीं कोई कल्पना कर सकता था कि जाति और धर्म को देख करके ट्रांसफर पोस्टिंग और जाति और धर्म को देख करके एफआईआर लिखाई जा रही है? एफआईआर नहीं लिखाई जा रही है। आज महिलाओं के उत्पीड़न में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश। क्या सबसे ज्यादा घटना उत्तर प्रदेश में नहीं है? और सोचिए, बाराबंकी की पुलिस समझौता करा रही 1 लाख रुपए देकर के, और फिर बीएचयू जैसी घटना जहां हुई, जो दोषी थे, अपराधी, उनका स्वागत होगा। सोचिए आप,
उनका स्वागत हो रहा है, ऐसा उत्तर प्रदेश बना दिया इन्होंने। तो भारतीय जनता पार्टी का भी नाम बदल दें मुख्यमंत्री जी, भारतीय जोगी पार्टी बना दें उसको। जब इतने ही नाम बदले जा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी का भी नाम बदल दें मुख्यमंत्री जी। देखिए, जब तक संगठन नहीं होगा आपकी पार्टी राष्ट्रीय नहीं बनेगी। जब तक आपके पास संगठन नहीं होगा तो कोई भी आपको साथ लेकर के नहीं चलेगा। समाजवादी पार्टी का जो सपना है, समाजवादियों का जो संकल्प था, उस पर काम कर रहे हैं कि धीरे धीरे कैसे समाजवादी पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी बने। तो क्या लग रहा है, मायावती आपकी तरफ फिर से आ रही हैं? गठबंधन में शामिल होने जा रही है या फिर आप लोगों की कोई जोड़ी बनने जा रही है? और कोई पूछ लो सवाल। देखिए, ये आपको नहीं, ये वन मंत्री की सवाल वन मंत्री जी का नहीं है, सवाल वन मंत्री जी का नहीं है। एक मिनट आपको याद होगा, हमारे पत्रकार साथियों को, समाजवादी पार्टी ने सरकार को जानकारी में लाने के लिए, आप लोगों को याद होगा, लगातार हम लोग इस बात को कहते थे और रखते थे। सदन में भी इस बात को कहा गया और बाकायदा सोशल मीडिया पर इस बात को समय समय पर सरकार की जानकारी में लाने की कोशिश की गई। और यहाँ तक सांड समाचार का हर दिन हम लोगों ने कार्यक्रम चलाया। उस समय और आज भी जानवर की वजह से उत्तर प्रदेश में किसी न किसी की जान जा रही है, किसी न किसी की जान जा रही है। अरे रुक जाओ मेरी माता जी, रुक जाइए। जो घटनाएं हो रही हैं, सांड समाचार के सरकार को बताने की कोशिश की कि हर दिन किसी न किसी जिले में कहीं न कहीं घटना उत्तर प्रदेश में हो रही है जिसमें एक जान जा रही है। कोई कार्रवाई सरकार ने नहीं की, और तब नहीं की जब देश के प्रधानमंत्री इसी उत्तर प्रदेश में आकर के कह के गए थे कि इस समस्या का समाधान कर देंगे। मंच से कह के गए थे, देश के प्रधानमंत्री जी ने मंच से कहा था कि इस समस्या का समाधान होगा, अन्य जानवरों की समस्या का समाधान होगा। उसके बाद सदन में बाकायदा लखीमपुर, पीलीभीत, बहराइच, श्रावस्ती और आपके बिजनौर, उन जिलों की सूची दी गई कि यहाँ से लोगों के जंगल से जो जानवर आ रहे हैं जिसकी वजह से जान जा रही है। कई सौ किसान गरीब उनकी जान गई है। हम लोगों ने मदद के लिए भी कहा सरकार से कि मदद करें इन परिवारों की, लेकिन कोई मदद नहीं की गई सरकार की तरफ से। और इधर सरकार ही नहीं बता पा रही कि आखिरकार बच्चों को कौन उठा ले जा रहा है। सरकार ही कंफ्यूज है। नाकामी की वजह यह है कि सरकार कभी भी ध्यान नहीं देती है। जब सांड से लोगों की जान जा रही है, आपके गुलदार से, टाइगर से जान जा रही है, तब सरकार नहीं जागी। और याद कीजिए, सदन में 1 साल 1.5 साल पहले ये सवाल उठे थे। जब सरकार नई नई बनी थी उस समय भी ये सवाल उठे थे। क्या 1 साल पहले सरकार ने कोई कदम उठाया? जब धीरे धीरे जानवर आपकी तरफ आने लगे, और सबसे ज़्यादा जंगल अगर कोई काट रहा है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जंगल काट रहे हैं। आप सोचिए, जंगल जब कट जाएगा तो फिर जानवर कहाँ रहेंगे? आके आपके खेतों में आ रहे हैं। और ये सरकार के लोगों ने जो जानवर, अन्ना जानवर थे, वो जंगल के किनारे सब छोड़ दिए। और उसका परिणाम ये हुआ कि जानवर जो जंगल में रहते थे उन्हें आसानी से जानवर खाने को मिल गए, तो वो उस तरफ आ गए। तो इसका परिणाम ये हो कि बस्तियों में जानवर आ गया। अगर कोई दोषी है इसके लिए तो वो अधिकारी, वो सरकार के लोग दोषी हैं जिन्होंने अन्ना जानवरों को जंगल के पास रखा था, जिसका परिणाम ये हुआ कि जंगल के जानवर आज खेतों में और गांव में, घरों में घुस रहे हैं। किससे? तो वो किस जिले में था? नहीं, गलत मत बोलो यार मेरे भाई, ये मत बोलो। क्या बोला? ये क्या कहा?
तो आप समझ लो मुख्यमंत्री जी क्या है, सदमा लगा क्या, कहीं गिर पड़े हैं। देखिए ऐसा है, बीजेपी का जो अंदर का मामला चल रहा है उसका परिणाम है कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, दिल्ली का डर सता रहा है और इन्हें इतना ही सब कुछ ठीक लग रहा है तो दिल्ली क्यों नहीं चले जाते, तो पूरे देश को ठीक कर करते हैं। क्या ये सच नहीं है? इन माफियाओं को गले का हार बना करके प्रयागराज के अस्तित्व के सामने, प्रयागराज वासियों के सामने पहचान का संकट खड़ा करने का काम इन्होंने किया था। ये गुमराह करते हैं। क्या ये सच नहीं? इन्हीं माफियाओं ने राजू पाल की हत्या की थी। राजू पाल एक गरीब परिवार से थे। राजू पाल एक गरीब परिवार से थे, विधायक बने थे, लेकिन किस निर्ममता के साथ उनकी हत्या हो गई थी। उस समय इन्हें याद नहीं आ रहा था पीटीए, राजूपाल मार दिए गए, लेकिन इनको अपनी कुर्सी की चिंता थी। तब इनको अपनी कुर्सी की चिंता थी। तब राजूपाल जैसे गरीब मारे जाते हैं, उमेश पाल जैसे मारे जाते हैं। हम लोगों ने तो कहा कि अपराध और अपराधियों को बख्शेंगे नहीं, जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य करेगी। हम सुरक्षा सबको देंगे, सम्मान सबको देंगे, विकास सबका करेंगे। लेकिन अगर किसी ने किसी बेटी वहां चलती हुई बेटी पर हाथ डालने का दुस्साहस किया तो उसके हाथ अलग होंगे, पैर अलग होंगे, जरूर करवा देंगे। हर बेटी को सुरक्षा प्रदान करना ये सरकार का दायित्व है और सरकार अपने इस दायित्व का निर्वहन करेगी, किसी भी हद तक जाकर के करेगी। हर व्यापारी को सुरक्षा प्रदान करना हमारा कार्य है और सरकार किसी भी हद तक जाकर के सुरक्षा भी देगी, उन्हें सम्मान भी देगी। हर नागरिक को सुरक्षा प्रदान करना, हर बहन और हर बेटी की सुरक्षा करना इस सरकार का कार्य है, सरकार उसको भी करेगी। और तब भी मैंने कहा था, माफिया अगर सिर उठाने का दुस्साहस करेगा तो उसको मिट्टी में मिलाने का काम भी सरकार करेगी। और बहनों और भाइयों, आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, ये जो बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन माफियाओं के सामने आज कभी नाक रगड़ा करते थे, उनके सामने, दंगाइयों के सामने नाक रगड़ा करते थे। अरे बुलडोजर चलाने के लिए हिम्मत चाहिए, हिम्मत। ये दंगाइयों के सामने और माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाले बुलडोजर क्या चलाएंगे? बुलडोजर को देख करके इनको वैसे ही हार्ट अटैक हो जाएगा। ये लोग नहीं झेल पाएंगे इन बातों को। लेकिन बहनों और भाइयों, मैं आया हूं आपके सामने, ये मंच आया है आपके सामने आपको आश्वस्त करने के लिए। कुंभ आपने 2013 में भी देखा होगा और कुंभ का आयोजन 2019 में भी देखा होगा। 2013 में जो भी आया होगा संकल्प लेके गया कि दोबारा इस प्रकार की दुर्व्यवस्था में नहीं आऊंगा। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में जब 2019 में प्रयागराज कुंभ हुआ, मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगियों ने, यहां के माननीय जनप्रतिनिधियों ने, माननीय सांसद प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी, श्रीमती केसरी देवी पटेल, महापौर, यहां पर उस समय की महापौर ने, और साथ साथ यहां के हमारे स्वास्थ्य मंत्री उस समय के श्री सिद्धार्थनाथ सिंह, श्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी, इन सभी लोगों ने मिलकर के, यहां के मान्य विधायकों ने, सबने मिलकर के अथक परिश्रम किया और परिणाम क्या रहा? 2019 में कुंभ कैसे होता है प्रयागराज ने बता दिया। कुंभ स्वच्छता, सुरक्षा और सुव्यवस्था का एक मॉडल होता है। प्रयागराज का सम्मान दुनिया के अंदर बढ़ा था। और बहनों और भाइयों, उसी सम्मान को बहाल करने के लिए आज हम फिर आपके पास आए, आपसे कहने के लिए अच्छा काम करते हैं, व्यक्ति को भी सम्मान मिलता है और साथ साथ हमारे शहर को भी, हमारे जनपद को भी एक नई पहचान मिलती है। जब अच्छा काम करते हैं, आप दुनिया के अंदर कहीं जाएंगे, कहेंगे मैं प्रयागराज से हूं, फूलपुर से हूं, लोग सम्मान देंगे।
लेकिन बहनों और भाइयों, क्या ये सम्मान उत्तर प्रदेश वासियों को, प्रयागराज वासियों को 2017 के पहले भी मिलता था क्या? 2017 के पहले तो कहीं जाते थे, लोग पूछते थे कहां से आए हैं। अगर कोई कह दे कि यूपी से है, प्रयागराज से हैं, गोरखपुर से हैं, तो उस समय लोग बड़ी हेत इससे देखते थे, हटा देते थे, कहते थे ठीक है आप जाइए भैया। लोगों को लगता था पता नहीं किस वेश से आया है, क्यों आया है। यानी होटल और धर्मशाला में भी कहीं कमरा नहीं मिलता था देश में। ये पहचान का संकट इन्हीं लोगों ने खड़ा किया था जो आज पीडीए के नाम पर आपको गुमराह करने के लिए आए हैं। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकी है। ये सत्ता में आए थे, चाचा भतीजा वसूली में व्यस्त हो गए थे, और प्रयागराज से ज्यादा कौन जानता है। यहां उनके पोस्टर लगते थे, कौन कौन लोगों को आयोगों के अध्यक्ष बना दिए थे, और आयोग के अध्यक्ष किस प्रकार के मस्त हो गए थे लूट करने में, इन नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में। हम लोगों ने तो कहा कि अगर नौजवान के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ करेगा उसकी जगह जेल होगी, जेल। कोई भी युवा के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है, और जो करेगा जेल भी भेजेंगे, संपत्ति को जब्त भी करेंगे, और फिर जैसे प्रयागराज में माफिया की जमीन पर कब्जा से मुक्त करवा करके गरीबों के आवास बनाए गए हैं, ऐसे ही आवास भी बनाएंगे, महिला संरक्षण गृह भी बनाएंगे, और समाज के अलग अलग तबके के लिए भी आवास की सुविधा वहां उपलब्ध करवाने का काम कराएंगे। बहनों और भाइयों, कार्य करने के लिए नेक नियत चाहिए, सरकार की स्पष्ट नीति चाहिए, कार्य करने का एक जज्बा होना चाहिए, चुनौतियों से सम और विषम परिस्थितियों में लड़ने का, आगे बढ़ने का एक जज्बा होना चाहिए। याद करिए 2017 के पहले उत्तर प्रदेश एक बीमारू राज्य हो गया था, न युवाओं को नौकरी मिलती थी, न रोजगार मिलता था, न कोई निवेश करने के लिए आता था, अन्नदाता किसान आत्महत्या कर रहा था, बेटी सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी का सम्मान भी नहीं था और उसको सुरक्षा भी नहीं थी, समाज का कोई तबका खुशहाल नहीं था, दंगे होते थे, बड़े बड़े दंगे होते थे, महीनों महीनों तक दंगे चलते थे। आपने 7.5 वर्ष में कहीं दंगे का नाम सुना है क्या? कहीं दंगा हुआ है क्या? और कोई दंगा कर पाएगा क्या? दंगा करने की कीमत क्या होगी है? ये उल्टे पोस्टर जब टंगेंगे ना शहर शहर में, और फिर उनसे वसूली होगी 7 पीढ़ियों तक की, ये सारी संपत्ति वसूली होगी। अच्छे अच्छे दंगाई दंगा करना भूल गए हैं। अच्छे खासे जो पहले माफिया सत्ता को संचालित करते थे, इस समाजवादी पार्टी की सरकार को, कांग्रेस की सरकार को जो माफिया संचालित करते थे, उन माफियाओं की पैंट गीली होती हुई भी आप लोगों ने देखी होगी, कैसे गिड़गिड़ाते थे। बहनों और भाइयों, ये माफिया समाज का कोड है, कोड। जब तक आप इसको निकाल बाहर नहीं करेंगे, तब तक वर्तमान और भविष्य ये लोग लगातार आपका खराब करते रहेंगे। और इसलिए लड़ने का एक जज्बा, जैसे सरकार लड़ रही है, ऐसे ही हम सबको लड़ना होगा। मेरे लिए आज प्रयागराज आना बहुत महत्वपूर्ण है, फूलपुर में आना महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि लगातार हमारा व्यवसायिक और तकनीकी शिक्षा विभाग, स्किल डेवलपमेंट विभाग, श्रम और सेवायोजन विभाग के माध्यम से जो रोजगार मेले के क्रम लगे, कहीं मैं गया हूं, कहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी गए हैं, कहीं पर डिप्टी सीएम श्री ब्रजेश पाठक जी गए हैं, कहीं पर जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह गए हैं, कहीं पर कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी गए हैं, और कहीं पर मुझे भी आने का अवसर प्राप्त हुआ है। और मुझे
योगी वर्सेस अखिलेश आप सुन रहे थे। दरअसल 2024 लोकसभा चुनाव जिसमें उत्तर प्रदेश में बीजेपी को झटका लगा और विपक्ष की जिस तरीके से सीटें बढ़ी उसके हौसले बुलंद हैं। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है और इसीलिए ये सियासी आर-पार योगी वर्सेस अखिलेश के बीच इस हद तक पहुंच चुका है। मौसम के मिजाज से जुड़ी कुछ खबरें मैं आपको बता देती हूँ। दरअसल बारिश की वजह से आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बहुत नुकसान हो गया है। कार के एक शोरूम और सर्विस सेंटर की ये तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं। बारिश के पानी में 300 से ज्यादा गाड़ियां नजर आ रही हैं यहां पर जो डूब गईं और ज्यादातर नई गाड़ियां थीं और ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना नुकसान। ये नई गाड़ियां, शोरूम और सर्विस सेंटर की ये तस्वीरें आपके सामने विजयवाड़ा में नई गाड़ियां पानी में डूबी हुई नजर आ रही हैं। शहर के बाहरी इलाके में कार का ये सर्विस सेंटर और अब कंपनी नुकसान का अनुमान लगाने में जुटी हुई है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बाढ़ बारिश की वजह से खासा नुकसान हुआ है। खुद आंध्र के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी विजयवाड़ा गए थे। वहां पर जाकर उन्होंने हालात का जायजा लिया था और अब ये तस्वीरें आई हैं। ये विजयवाड़ा से जो शहर से बाहर का इलाका है, अमूमन आप जानते हैं कि बड़ी गाड़ियों के शोरूम या सर्विस सेंटर्स जो हैं वो थोड़ा सा शहर से बाहर होते हैं और ऐसे में ये विजयवाड़ा की तस्वीरें आपके सामने।